नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम MA फाइनल ईयर्स के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र से समाजशास्त्र सिद्धांत से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र सिद्धांत, जैसे कि सिद्धांत से तात्पर्य है, सबसे ज़्यादा सुना जाता है प्रिंसिपल या थ्योरीज के नाम से इसको सुना जाता है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि सिद्धांत क्या होते हैं तो ये बताना बड़ा ही कठिन होता है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र सिद्धांत क्या होते हैं, क्या उनकी उपयोगिता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं और किस तरीके से वो समाज का मार्गदर्शन करते हैं। इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो समाजशास्त्र सिद्धांत क्या है? जैसा कि सिद्ध और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। हिंदी के शब्दों में सिद्ध और अंत, यानी जो सिद्ध हो चुका है और जिसके बाद अब कोई भी सिद्ध करना बाकी नहीं रहा है। तो सिद्धांत का क्या तात्पर्य है कि जो एक नियम प्रतिस्थापित हो चुका है, अब उसके आगे कुछ नहीं है, यानी एक सीमा पर वो आकर रुक गया है। इसी को हम क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। तो समाजशास्त्र सिद्धांत किसे कहेंगे? जो समाज के संबंध में है। समाज के संबंध में क्या है? मनुष्य ने जब से भी समाज के जीवन में पदार्पण किया, तभी से वह कोई ना कोई नियम या कोई ना कोई सिद्धांत उसका रहा है। उसके भूख और सामाजिक जीवन में जो उसके सामने कठिनाई आई, उन कठिनाइयों को दूर करने में उसने जो नियम बनाए, वही जो है समाज के नियम या सामाजिक सिद्धांत बनते चले गए। तो सामाजिक सिद्धांत कोई ऐसा नहीं कि कोई आज की कल्पना है, या जैसा कि हम जानते हैं कि 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने जो है समाजशास्त्र जो विषय का सूत्रपात किया, कि उससे पहले कोई सामाजिक सिद्धांत नहीं होते थे। सिद्धांत उस समय भी होते थे, लेकिन वो अनरिटन होते थे और उस तरीके से होते थे कि उनको मौखिक परंपरा के रूप में हम जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर गतिमान करते रहते थे। मॉर्टन के अनुसार जो तार्किक वाक्यों का समूह है, वाक्य यानी वो सूक्ति हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, लोकोक्ति हो सकती है, जो तर्क के रूप में वाक्यों का समूह है, जिसको अनुभव के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, वो क्या है? सिद्धांत है, थ्योरी है। जिसको अनुभव के आधार पर मॉर्टन के अनुसार सिद्धांत क्या है? तर्क वाक्यों का ऐसा समूह है जिसको अनुभव या प्रयोग के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, यानी उसको रिपीट कर सकते हैं कि यानी जैसे साइंस में किसी चीज़ को दिखाया जाता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, उस तरीके से हम उसको अनुभव के आधार पर उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो वह क्या है? सिद्धांत है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार समाजशास्त्र सिद्धांत अंतर संबंधित परिभाषाओं एवं संबंधों के एक समुच्चय को इंगित करता है, यानी अंतर संबंधित परिभाषाओं और संबंधों को, यानी जो परिभाषाएं हैं और जो उससे संबंध रिलेशन है, जैसे साइंस में कार्य और कारण होते हैं, उसी के वो एक समुच्चय को इंगित करता है और जो अवधारणाओं को एक व्यवस्थित रूप में संगठित करता है, क्या कहलाता है? सिद्धांत कहलाता है। ये ऑक्सफोर्ड में इसको परिभाषित, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको परिभाषित किया गया है। अब टोलकोट पार्सन्स क्या कहते हैं कि सिद्धांत कुछ ज्ञात करने पर आधारित
सामान्यकरण है। सिद्धांत कुछ ज्ञात करने पर आधारित सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण क्या होता है कि जिसको हम प्रयोग तो हमने उसको किसी विशेष व्यक्ति पर किया, लेकिन जब उसको एक जनरल रूप में हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो सामान्यीकरण हो जाता है। सामान्यीकरण का के उदाहरण के संबंध में अब जैसे हम बताएं कि हमारे अनुभव हैं, हमारे कुछ अनुभव हैं कि कोई मुहावरा है कि जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब इन चीज़ों को हम अपने अनुभव के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को जो है सामान्यकरण किया जाता है। किसी एक विशेष व्यक्ति पर इनको लागू नहीं किया जाता, बल्कि एक समूह की एक विशेषता मान ली जाती है कि जो व्यक्ति अपने कार्य में पारंगत नहीं है वह दूसरे में कमी बताएगा। यानी नाचने जाने आंगन टेढ़े का जो अर्थ है वो ये है कि जिस व्यक्ति पर कार्य में अपने आप पारंगत नहीं है या वो उस कार्य को नहीं जानता, तो वही व्यक्ति उस कार्य को ना करने के अनेक बहाने बना देता है कि इसमें ये यदि ये होगा तो ये हो जाएगा। तो यानी अपनी कमियों को छुपाने के लिए लोग जो है दूसरे में कमी निकालते हैं। तो ये क्या है? सामान्यकरण है। यानी किसी एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, ये एक जनरल नियम स्थापित हो गया है कि जो भी ऐसा करेगा जाहिर सी बात है वह अपने कार्य में पारंगत नहीं है। ये पार्सन्स का कहना है कि सिद्धांत की क्या विशेषता है कि उसमें सामान्यकरण होना चाहिए, सामान्यकरण होना चाहिए। अब सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया क्या है? सिद्धांत कैसे बनते हैं? सिद्धांत बनने का जो स्टेज क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टर्नर ने इसके 4 तत्व बताए: अवधारणाएं, चर यानी वेरिएबल जो परिवर्तन होते रहते हैं, इकाइयों में परिवर्तन होते रहते हैं, और कथन, स्टेटमेंट और फॉर्मेट यानी प्रारूप। तो 4 इसकी प्रक्रियाएं बता। मर्टन ने सामाजिक सिद्धांत निर्माण के 6 स्टेज बताई। नंबर 1 पर पद्धति, यानी किस पद्धति के आधार पर या उसका तरीका क्या है। दूसरा उन्मेष या ओरिएंटेशन, यानी उसका झुकाव किस तरफ है। सामाजिक सिद्धांत का झुकाव किस तरफ है, जैसे प्रकार्यवादी है, संघर्षवादी है, यानी जो सिद्धांत बने हुए हैं उन सिद्धांतों में वो किस तरफ को उसका झुकाव है। दूसरा है विश्लेषण, जब कोई निर्माण प्रक्रिया चल रही है तो हम उसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आता है कि उन स्टेटमेंटों की व्याख्या, यानी जो सिद्धांत बने हुए हैं उनकी व्याख्या, और उसके बाद जो है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन किया जाता है। तो ये 5वें स्तर हो गया। और फिर जो लास्ट स्टेज है सामान्यीकरण के बाद में जो स्टेज आती है वो है सैद्धांतिकरण। यानी अब इतनी प्रक्रिया के बाद जो है जो हमारा निष्कर्ष निकला है उसको एक ऐसे तथ्य के रूप में उसको पेश कर दिया जाए, एक छोटे तथ्य के रूप में उसको पेश कर दिया जाए जिसको हम सिद्धांत कहते हैं। अब जैसे जो डी स्पेयर जो ने इसको जो है एक विकासीय स्वरूप दिया कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विकास होता है। वो यानी जैसे एक पौधा बनता है, पौधे के बाद वो बड़ा होता जाता है, उसी तरीके से समाज के सिद्धांतों की भी एक स्टेज होती है
कि सिद्धांत एक पहले छोटे स्तर पर होता है और फिर उसको जो है उसका एक जनरलाइजेशन होता है। तो ये उन्होंने बताया कि सामाजिक सिद्धांतों में के निर्माण की प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। अब बात आती है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जिनके बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत कैसे होते हैं? अमूर्तीकरण की अवधारणा में होते हैं। अमूर्तीकरण का मतलब है कि वो दिखाई नहीं देते, सिद्धांत किसी को दिखाई नहीं देते, समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसी को दिखाई नहीं देते। अब उदाहरण के लिए हम कहें कि जो अंत भला तो सब भला, अब ये एक सिद्धांत है, एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत मान लिया, लेकिन ये हमको दिखाई तो देगा नहीं। तो सिद्धांत कैसे होते हैं? अमूर्तीकरण की तरफ को होते हैं, यानी वो अदृश्य स्तर के होते हैं। समाजशास्त्र सिद्धांत कैसे होते हैं? अदृश्य स्तर के होते हैं। जैसे किसी एक इकाई पर किए गए अध्ययन को जब संपूर्ण क्षेत्र पर या समाज पर लागू करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या होती है? अमूर्तीकरण की होती है। यानी हमने किसी एक व्यक्ति पर उसको देखा और उसको जो है जनरलाइज करने का एक जो प्रोसेस है वो क्या है? अमूर्तीकरण है। अगली जो विशेषता है वो विशेषता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत आनुभाविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकते हैं। अभी हम समाज के सिद्धांत के बारे में कह रहे थे कि जो सिद्धांत होता है यानी जो सिद्ध हो चुका है उसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में ऐसा नहीं है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में वो आनुभाविक स्तर पर उनको गलत सिद्ध किया जा सकता है। यानी ये माना जाता है कि जो सिद्धांत होते हैं, समाज के जो सिद्धांत होते हैं उनको गलत सिद्ध किया जा सकता है। जैसे थॉरिस्टिन वेबलन ने एक सिद्धांत का खंडन किया कि लोग महंगी वस्तुएं इसलिए खरीदते हैं कि वो ज़्यादा टिकाऊ या ज़्यादा बेहतर होती है। या हम कहें कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इसका मतलब है कि महंगी जो चीज़ें होती हैं वो टिकाऊ और बेहतर होती हैं, लेकिन थॉरिस्टिन वेबलन ने इस चीज़ को जो है गलत सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि महंगी वस्तुएं ज़्यादा टिकाऊ या ज़्यादा बेहतर नहीं होती, बल्कि वो प्रतिष्ठा की सूचक भी होती हैं। प्रतिष्ठा के कारण भी लोग उसको पहनते हैं। जैसे कोई कपड़ा है, कपड़ा रेमंड का भी 1 साल चल सकता है और एक सिंपल कपड़ा भी 1 साल तक चल सकता है, लेकिन लोग जो है रेमंड का सूट पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो प्रतिष्ठा दिखाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वो रेमंड का सूट ज़्यादा टिकाऊ है या ज़्यादा वो कई वर्षों तक चलेगा, इसलिए नहीं पे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं जीन्स है, जीन्स कंपनी की पहनते हैं, कुछ लोग जो है बगैर ये सिंपल कंपनी की पहनते हैं। तो जो वो कोई जीन्स ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी या जो कम पैसे की है वो कम समय नहीं चलेगी, लेकिन लोग उसके टैग को दिखाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं। अब देखेंगे जूतों में भी यही है। जूते जो होते हैं कि जूते आदमी ने खरीदे 500 के जूते भी 1 साल तक तो चल ही जाएंगे और 3000 के जूते भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या सवा साल चल जाएंगे। तो 500 में और 3000 में या 4000 में तो अंतर है।
लेकिन लोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उनको पहनते हैं। तो जो समाजशास्त्र सिद्धांत है उनको अनुभव के आधार पर गलत सिद्ध किया जा सकता है, यानी उनकी जो है क्रिटिसाइज किया जा सकता है। और नए सिद्धांतों की रचना का मार्ग भी यही निकलता है कि जो सिद्धांत, जैसे आप देखेंगे मांग का सिद्धांत है। मांग का सिद्धांत क्या बताता है कि जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो उनकी मांग में कमी हो जाती है। लेकिन इसका खंडन हुआ कि बहुत सारी चीज़ों पर मांग की उनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग में कोई कमी नहीं आती। तो इसके बाद एक जो सिद्धांत आया जिसे हम मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच ने यह बताया कि हर वस्तु पर मांग का नियम उस तरीके से लागू नहीं होता जिस तरीके से ये सिद्धांत बना दिया गया कि मूल्य बढ़ने से जो है मांग घटेगी या मांग बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाएगा। तो उन्होंने इसको जो है दूसरा सिद्धांत स्थापित कर दिया जिसे हम या मांग की लोच कहते हैं। तो जो समाजशास्त्र सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको अनुभव के आधार पर हम गलत सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि संस्कृतिकरण। इसका एक दूसरा उदाहरण ये है कि जैसे संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया गया। संस्कृतिकरण में एम.एन. श्रीनिवास का ये मानना था कि जो संस्कृतिकरण होता है वो निम्न जातियों में उच्च जातियों को देखकर होता है। जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, यानी ये उच्च जातियों की एक विशेषता मानी गई, तो इसको निम्न जाति भी करना शुरू कर देती हैं। लेकिन यदि हम देखेंगे तो अब इसको जो है इसका खंडन करने के लिए एक दूसरा सिद्धांत प्रतिस्थापित हुआ जिसको हम असंस्कृतिकरण कहते हैं, जिसको डी.एन. मजूमदार इसके फाउंडर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि केवल निम्न जातियां ही उच्च जातियों का अनुकरण नहीं करती बल्कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों का अनुकरण करती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ब्राह्मण हैं वो छोले भटूरे के जो है ठेले लगाए हुए हैं, जबकि उनका तो वो कार्य नहीं है, ये तो निम्न जातियों का कार्य था। तो उन्होंने भी निम्न जातियों की तरफ को जो है अपना झुकाव किया है। या कोई ब्राह्मण है वो जूतों का काम करता है, जूते बेचता है। तो ये जो संस्कृतिकरण का जो दूसरा जो सिद्धांत इसके विरुद्ध में बना, यानी पहले सिद्धांत का खंडन करने के लिए दूसरा सिद्धांत आया जिसको हम असंस्कृतिकरण कहते हैं कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों का अनुकरण करती हैं। अगली जो विशेषता है कि समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण अवधारणाओं पर किया जाता है। समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण अवधारणाओं पर किया जाता है। जो भी अवधारणाएं हैं, जैसे संस्कृतिकरण की अवधारणा और उससे संबंधित जो अनेक सिद्धांत आए, जिसमें प्रभु जाति की अवधारणा, प्रभु जाति की अवधारणा के विरुद्ध में एक अवधारणा आया, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा आ गई कि प्रभु जाति नहीं होती बल्कि व्यक्ति प्रभु होता है। यानी इसका प्रभु जाति की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रभु जाति का मतलब है कि जिसका राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या जनसंख्या के स्तर पर किसी गांव विशेष में एक महत्वपूर्ण स्थान उस जाति का होता है, यानी वह जो कार्य करती है सारी जातियां उसकी तरफ को जो है एक उनका उन्मुखीकरण या ओरिएंटेशन या बहाव होता है। लेकिन आगे चलकर इस सिद्धांत का जो खंडन किया गया कि संपूर्ण जाति का कोई अनुकरण नहीं करता बल्कि व्यक्तियों का अनुकरण किया जाता है कि किसी जाति विशेष में कोई विशेष व्यक्ति या प्रभुत्व वाला होता है, वह प्रभु व्यक्ति या प्रभु जाति नहीं बल्कि प्रभु व्यक्ति कहलाएगा। तो जो अवधारणाएं हैं, अवधारणाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। अगली जो विशेषता है
कि सिद्धांत कार्य और कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं उनका जो कार्य और कारण का संबंध दर्शाया जाता है, उसी तरीके से समाजशास्त्र सिद्धांतों में भी कार्य कारण का संबंध दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए संतोष ये कहें कि संतोषजनक आवास जो है मजदूरों की रहन सहन के स्तर को या उनको संतोषजनक स्थिति में पहुंचाता है, कि संतोषजनक आवास जो है श्रमिकों की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। अर्थात कार्य कुशलता का संबंध किससे है? उनकी आवासीय स्थिति से है। यदि उनके आवास सही होंगे, रहन सहन का ढंग सही होगा, तो उनकी कार्य कुशलताओं में बढ़ोतरी होगी। और इसके उलट यदि उनकी आवासीय स्थिति, रहन सहन का स्तर उचित नहीं है, तो उनकी कार्य कुशलता भी उचित नहीं होगी। तो इस तरीके से कार्य और कारण संबंधों में संबंध दर्शाया जाता है। अगली जो विशेषता है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत अल्प अवधि के होते हैं, यानी एक सिद्धांत यदि आया तो उसके खंडन करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, और जब खंडन हो जाता है तो उसकी अवधि भी यानी उसकी समय सीमा भी समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए कोई भी सिद्धांत सनातन नहीं होता। जो सिद्धांत बहुत समय पहले बने, मान लिया कि ये सिद्धांत बना दिया कि महिलाओं को घर में ही रहना है, चार दीवार में ही रहना है, तो ये सिद्धांत टूट गया। और टूटने के बाद जो है नए सिद्धांत आए। तो समाजशास्त्र सिद्धांत कोई लंबी अवधि के या कोई सनातन अवधि के नहीं होते। ये सिद्धांत जो है अल्प अवधि के होते हैं। सिद्धांतों के बाद दूसरा सिद्धांत आता चला जाता है। इसके बाद समाजशास्त्र सिद्धांत गुणात्मक होते हैं, यानी सिद्धांतों में संख्याओं के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर इनका व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्र सिद्धांतों की गुणों के आधार पर व्याख्या की जाती है। सभी समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते। अगली जो विशेषता है कि सभी समाजशास्त्र सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते। सार्वभौमिक का मतलब जो सिद्धांत भारत में लागू हैं वो सिद्धांत अमेरिका में भी लागू हों यह आवश्यक नहीं है, या जो सिद्धांत हिंदू समाज पर लागू हैं वे मुस्लिम समाज पर भी लागू हैं ऐसा नहीं है। जैसे गोत्र का सिद्धांत है, हिंदुओं में गोत्र का सिद्धांत है, यानी गोत्र में क्या होता है, भाई बहन का संबंध माना जाता है, लेकिन वही सिद्धांत मुसलमानों पर लागू नहीं होता। वहां पर गोत्र जैसी कोई अवधारणा नहीं है। तो सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक स्तर के नहीं होते, या वो सभी जगह एक जैसे नहीं माने जा सकते। अगले सभी समाज, आज हमने आपको समाजशास्त्र सिद्धांतों की परिभाषा, अर्थ, प्रक्रिया और उनकी विशेषताओं के बारे में बताया। धन्यवाद।